एपिसोड 921 रहस्यमयी लड़की। इस समय यक्षिणी का शरीर अंतरिक्ष में तैर रहा था। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन वो बहुत दयनीय स्थिति में थी। आस्था की शक्ति का सीमा से अधिक प्रयोग उसके शरीर के लिए एक बड़ा आघात था। इस समय उसके हाथ में मौजूद पवित्र विद्युत हथौड़े पर 2 अंगुल चौड़ी दरार दिखाई दे रही थी, और उसने जो आकाश कवच पहना हुआ था वो भी निशानों से भरा हुआ था। उसके सीने और कंधे पर मौजूद कवच का ज्यादातर हिस्सा टूट गया था, और उसकी जांघ पर एक भयानक घाव था जिससे लगातार खून बह रहा था। यक्षिणी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो प्रजापति छायादूत को बचाने में सफल नहीं हो सकी थी। सच में प्रजापति छायादूत इस युद्ध में मरने वाला तीसरा प्रजापति था। उसकी मृत्यु के बाद यक्षिणी युद्ध के केंद्र से बाहर निकल गई थी। वहां की लड़ाई बहुत भयानक थी, और यहां तक कि वो भी इतने सारे प्रजापतियों के उन्मत्त हमलों का सामना नहीं कर सकी। इस बार वो स्वयं आई थी, लेकिन न केवल वह यामिनी को मारने और भाग्य मुकुट प्राप्त करने में असफल रही, बल्कि उसने प्रजापति छायादूत की जान भी गंवा दी थी। अभी कुछ दिन पहले ही गंधर्व समुदाय के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी, और अब उन्होंने एक और प्रजापति खो दिया था। ऐसे में जब वो गंधर्व समुदाय में वापस लौटेगी तो शायद अन्य 2 प्रजापति उससे इस बारे में पूछताछ करेंगे। ये सोचकर यक्षिणी ने गहरी सांस छोड़ी। इस समय उसके दिल में बेबसी की, तो क्या अब उसे हार मान लेनी चाहिए? लेकिन यक्षिणी सचमुच हार मानने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ 5 प्रजापतियों में से जो एकमात्र प्रजापति जीवित बचा था, वो प्रजापति जलाधीश था। यहां तक कि उसकी आभा भी बहुत फीकी पड़ गई थी, और चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। हालांकि एक मध्यम प्रजापति के रूप में वो बाकी 4 प्रजापतियों की तुलना में थोड़ा मजबूत था, लेकिन इस तरह की अराजक लड़ाई में उसकी अपनी ताकत महत्वपूर्ण नहीं थी, और वो केवल भाग्य के कारण ही बच पाया था। इस समय प्रजापति जलाधीश ने रेत के कण को डर के साथ देखा। उसे स्वीकार करना पड़ा कि नील के पास अहंकारी होने का अधिकार था, जो इस मृत्युंजय महल पर निर्भर था। सभी प्रजापतियों ने जानबूझकर रेत के कण से एक निश्चित दूरी बनाए रखी, ताकि वे फिर से जीवन और मृत्यु बंधन में न फंस जाएं। वहीं प्रजापति मकरध्वज का चेहरा उदास था। अभी अभी प्रजापति अंसारी को बचाने के लिए उसने भी युद्ध में भाग लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से केवल वो बूढ़े अंसारी की जान बचाने में विफल रहा, बल्कि उसे भी भारी चोटें आई थीं। लेकिन अन्य प्रजापति के विपरीत वो रेत के कण से दूर नहीं गया। इसके बजाय वो अकेले ही उसके पास चला गया। उसके उदास और ठंडे चेहरे पर एक व्यंग्य भरा भाव था, माना कि इस जीवन और मृत्यु बंधन में अकल्पनीय शक्ति है, लेकिन अगर मैं यहां अकेले खड़ा रहूं तो वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। प्रजापति मकरध्वज अभी अपनी बातों की जांच कर रहा था। वो पहले से ही जानता था कि जीवन और मृत्यु बंधन सिर्फ एक उपकरण था जो बंधे हुए लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर कर देता था। पितरे पास ऐसे कुछ उपकरण मौजूद थे, लेकिन सामान्य उपकरणों का प्रजापतियों या महामंडलेश्वरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, जबकि जीवन और मृत्यु बंधन से प्रजापति भी
मुक्त नहीं हो पाए थे। ये उसका सबसे घातक पहलू था। लेकिन प्रजापति मकरध्वज की दबंग आभा को देखते हुए नील के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान प्रकट हुई। वो वास्तव में बेकार है, लेकिन आपके यहां खड़े होने का क्या फायदा है? अब क्या एक प्रतिष्ठित प्रजापति मेरा द्वारपाल बनना चाहता है? नील ने भी पलटवार करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर प्रजापति प्रजापति मकरध्वज ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, मुझे यहां पहरा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास इस काम के लिए बहुत सारे लोग हैं। इस बदमाश ने 4 प्रजापतियों को मार डाला था। ये एक जघन्य अपराध था। फिर भला वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? इसलिए उन्होंने अपने कुछ लोगों को यहां पर पहरा देने का आदेश दिया, जिससे जब कभी भी नील मृत्युंजय महल से बाहर निकले, वे लोग उसे जान से मार दें और उसके सभी खजाने लूट लें। प्रजापति मकरध्वज के सुझाव का कई प्रजापतियों ने भी समर्थन किया। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद उन्होंने अपने अपने समुदाय के एक महामंडलेश्वर को यहां पहरा देने के लिए भेजने का फैसला किया। उन सभी में नील से सबसे ज्यादा नफरत करने वाली स्वाभाविक रूप से यक्षिणी थी। उसने तुरंत रजतकर्णी और यशवेश को बुलाया। उन दोनों को बूढ़े अंसारी ने दूर फेंक दिया था, लेकिन वे दोनों वहां से गए नहीं थे, बल्कि स्थिति वे सूक्ष्म मृत्युंजय महल को देखने वाले पहले व्यक्ति थे। जब उन्होंने पुनर्जन्म चक्र को नष्ट कर दिया, तो नील सूक्ष्म मृत्युंजय महल में चला गया था। लेकिन उस समय उन दोनों ने सूक्ष्म मृत्युंजय महल को गंभीरता से नहीं लिया था। इसलिए जब बूढ़े अंसारी उन्हें हरा दिया, तो वे दोनों निराशा से भर गए थे। आखिरकार वे अपनी साम्राज्य की आज्ञा को पूरा नहीं कर सके थे। लेकिन जैसे जैसे स्थिति बदलती गई, तो उन दोनों को एहसास हुआ कि उन दोनों की तो बात ही छोड़ दें, यहां तक कि प्रजापति भी इस मृत्युंजय महल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, और 4 प्रजापतियों की तो मृत्यु भी हो गई थी। हालांकि प्रजापतियों ने यहां से जाने का फैसला किया था, लेकिन उनके असली इरादे दिन की तरह स्पष्ट थे। आज 4 प्रजापतियों की मृत्यु हो गई थी और उनका भाग्य मुकुट भी गायब हो गया था। ऐसे में उन भाग्य मुकुटों को ब्रह्मांड के किसी कोने में प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगेगा। जबकि नील के सूक्ष्म मृत्युंजय महल में केवल एक ही भाग्य मुकुट था। दूसरी तरफ प्रकृति की इच्छा के 4 नए मुकुट प्रकट होने वाले थे, जिससे 4 नए प्रजापति बन सकते थे। ये कई जातियों के भाग्य को बदलने के लिए पर्याप्त था। सारी व्यवस्था करने के बाद यक्षिणी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ये एक ऐसी हार थी जिसे वो स्वीकार नहीं कर सकती थी। पितृलोक में यामिनी की वापसी के बाद पहले ही टकराव में उसने एक प्रजापति को खो दिया था, जबकि उसने यामिनी की छाया भी नहीं देखी थी। जब वो गंधर्व समुदाय में वापस लौटेगी, तो शायद मंत्री परिषद और अन्य 2 प्रजापति उससे इस बारे में पूछताछ करेंगे। ऐसे में अगर वो अपने नुकसान की भरपाई करना चाहती थी, तो एकमात्र तरीका भाग्य मुकुट वापस पाना था, जो गंधर्व समुदाय का हिस्सा था। सूर्यमंडल के एक लड़के के सामने हार कर लौटना एक अवर्णनीय अपमान था। इस समय कोई भी नाद मुद्रा का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। उसी समय रेत के कण की सतह पर एक हल्की चमक दिखाई दी, और फिर वो हथेली के आकार के सूक्ष्म मृत्युंजय महल में रूपांतरित हो गया। ये देखकर यशवेश और रजतकर्णी की आंखों में जटिल भाव आ गए, और वे अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। इस ब्रह्मांड में वास्तव में एक ऐसा भी
सर्वोच्च उपकरण था। वूश। हथेली के आकार में रूपांतरित होने के बाद मृत्युंजय महल उत्तर की ओर भागने लगा। ये देखकर यश्वेश और रजतकर्णी ने दूर से एक दूसरे को देखा और फिर उसके पीछे चले गए। उनका लक्ष्य मृत्युंजय महल को नष्ट करना नहीं था, बल्कि उसमें नील को हमेशा के लिए फंसाना था। इसलिए मृत्युंजय महल जहां भी जाता, वे उसका पीछा करते। वहीं मृत्युंजय महल के अंदर नील पहले से ही ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर चुका था और उसने साधना का एक नया दौर शुरू कर दिया था। मृत्युंजय महल की शक्ति उसकी अपनी नहीं, बल्कि उसके गुरु की थी। ऐसे में वो किसी कायर की तरह मृत्युंजय महल में हमेशा नहीं रह सकता था। लेकिन प्रजापति मकरध्वज के सुझाव ने नील के लिए एक बड़ी परेशानी पैदा कर दी थी। अगर वे लोग वास्तव में मृत्युंजय महल के बाहर हमेशा पहरा देते रहें, तो ये नील को बाकी दुनिया से अलग थलग करने के बराबर होगा। ऐसे में अगर वो मृत्युंजय महल से एक कदम भी बाहर निकालता है, तो विभिन्न समुदाय के महामंडलेश्वरों द्वारा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। इसलिए वो उसने मृत्युंजय महल को उत्तरी आकाश क्षेत्र की ओर ले चलने का आदेश दिया। हे, लगता है मैं कुछ दिलचस्प चीज से चूक गई हूं। तभी अचानक ब्रह्मांड में एक लड़की की हंसी गूंज उठी। नील ने ये आवाज पहले भी सुनी थी। पहली बार जब उसने नाद मुद्रा दिया था, तो इस लड़की ने उसे जवाब दिया था और एक सुंदर गीत भी गाया था। उसके बाद वो लड़की लंबे समय तक चुप रही, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आज उसकी आवाज एक बार फिर पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ प्रजापतियों के समूह में मुझे घेर लिया था। तभी नील ने नाद मुद्रा का उपयोग करते हुए उत्तर दिया। कुछ प्रजापतियों के समूह ने घेर लिया था। नील के उदासीन स्वर ने ब्रह्मांड के अनगिनत प्राणियों को अवाक कर दिया। जहां तक प्रजापतियों का सवाल है, जो अपने समुदायों की ओर वापस जा रहे थे, तो भले ही उन सभी के चेहरों पर उदासीन भाव थे, लेकिन वे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा थे। उस लड़के के पास न केवल एक अविनाशी उपकरण था, बल्कि असीमित उपयोग वाली नाद मुद्रा भी थी। ऐसे में वे उसका कुछ नहीं कर सकते थे, जबकि वो ब्रह्मांड में पूरे दिन चिल्ला सकता था। इस वजह से उन प्रजापतियों को वो ऐसा उदास महसूस हुआ, जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अद्भुत। तभी रहस्यमय लड़की ने प्रशंसा करते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। नील की आवाज अब भी उदासीन थी और अपनी बात खत्म करने के बाद उसने नाद मुद्रा को अपने सामने रख दिया। अगर ये जरूरी न होता, तो नील इस रहस्यमयी लड़की को जवाब नहीं देता। सिर्फ एक बार नाद मुद्रा के जरिए संवाद किया था, लेकिन नील समझ गया कि इस लड़की के पास मौजूद नाद मुद्रा उसके समान ही होनी चाहिए और उसका भी असीमित उपयोग किया जा सकता है। नील की नाद मुद्रा उसके गुरु से विरासत में मिली थी और वो भी मृत्युंजय महल की ही तरह इस ब्रह्मांड के बाहर की वस्तु थी। इस प्रकार नील ने अनुमान लगाया कि ये रहस्यमय लड़की भी इस ब्रह्मांड की मूल निवासी नहीं है। नील उसके साथ संवाद करना चाहता था। इसका एकमात्र कारण नीलिमा के ठिकाने का पता लगाना था। कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रजापति ब्रह्मांड के सर्वोच्च अस्तित्व है। मुझे देखने दो कि प्रकृति की कौन ही इच्छाएं गायब हुई हैं। हम छाया की इच्छा, अंधेरे की इच्छा, शक्ति की इच्छा और पृथ्वी की इच्छा, 4 इच्छाएं
तुम तो वास्तव में अद्भुत हो। जब उस रहस्यमयी लड़की ने ये कहा तो महामंडलेश्वरों सहित ब्रह्मांड के सभी प्रजापतियों की अभिव्यक्ति बदल गई। आखिर इस रहस्यमयी लड़की को ये कैसे पता चला कि प्रकृति की कौन सी इच्छा गायब हुई है? धन्यवाद था। प्रकृति की इच्छाओं को धारण करना वास्तव में ब्रह्मांड के कर्म की के नियमों को धारण करना था। कोई प्रजापति कर्म के जिस नियम को धारण करता है वो उस नियम को एक सीमा तक नियंत्रित कर सकता था। इस प्रकार प्रजापति छाया दूत ने ब्रह्मांड ने छाया के नियम को नियंत्रित किया। इस शक्ति के साथ वो अपनी छाया को असीम रूप से विभाजित करके दुश्मन पर हमला कर सकता था। हालांकि इस नियम का उपयोग करके किसी जाति को भी खत्म किया जा सकता था, लेकिन ये अन्य प्रजापतियों के लिए बहुत उपयोगी नहीं था। से तुलना नहीं की जा सकती थी। उदाहरण के लिए 5 प्रजापतियों के बीच की लड़ाई में हालांकि प्रजापति छायादूत ने अनगिनत छायाएं बनाई थीं और दूसरों पर लगातार हमला किया, लेकिन ये छायाएं जैसे ही दूसरे प्रजापतियों के हमलों के बीच आईं तो वे पूरी तरह से नष्ट हो गईं। उन 4 प्रजापतियों के मारे जाने के बाद उनको विरासत में मिली इच्छाएं हमेशा के लिए समाप्त हो गईं और उन्हें 4 नए भाग्य मुकुटों में बदल दिया गया। इन नए मुकुटों के भीतर प्रकृति की एक नई इच्छा, एक नया कर्म का नियम उत्पन्न होगा। इस तरह की घटनाएं कई बार उत्पन्न हुई थीं। एक बार तो एक प्रजापति की मृत्यु के बाद प्रकृति की इच्छा लगातार 13 बार बदली थी, क्योंकि जैसे ही कोई नया प्रजापति बनता तो उसकी तुरंत ही हत्या हो जाती थी। लेकिन उस दौरान हर बार प्रकृति की एक नई इच्छा प्रकट हुई थी। इस वजह से सभी प्रजापतियों का अनुमान था कि कोई है जो प्रकृति की इच्छा का प्रबंधन करता है। और अब इस रहस्यमयी युवती ने जो कहा उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो प्रकृति की इच्छा की को अच्छी तरह से जानती थी। वो क्या ये लड़की ही प्रकृति की इच्छा की प्रबंधक थी? जब उन्होंने इस लड़की की पिछली हरकतों और असीमित नाद मुद्रा के बारे में सोचा तो सभी प्रजापति एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। जब यामिनी ने नील को विश्लेषण करके समझाया तो उसे भी एहसास हुआ कि इस लड़की की बातों का क्या मतलब था। अगर ये रहस्यमयी लड़की सच में प्रकृति की इच्छा की प्रबंधक है तो वो उसे सीधे पूछ सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता तभी एक प्रजापति की आवाज सुनाई दी, लड़की, तुम तो घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थी, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इस जवाब के बाद उस रहस्यमयी लड़की ने आगे कहा, तुम बूढ़े लोगों ने मुझे गाना गाने से रोका था और अब तुम बेशर्मी से मुझसे सवाल पूछ रहे हो। ये बात सुनते ही सभी प्रजापतियों के चेहरे पर गुस्से के भाव आई, लेकिन अंत में उन्होंने कोई हरकत नहीं की। आखिरकार ये लड़की बहुत अजीब थी जिसे उकसाया नहीं जा सकता था। हे वहीं उस रहस्यमयी लड़की का जवाब सुनकर नील धीरे से हंसने लगा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? तभी उस रहस्यमयी लड़की ने अपना भाला नील की ओर घुमाते हुए कहा। जवाब में नील ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी बात पर नहीं हंस रहा हूं, लेकिन मेरी एक विनती है। लेकिन नील को यह उम्मीद नहीं थी कि इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाएगा वो लड़की खुद ही बोल पड़ेगी। तुम नीलिमा को खोज रहे हो, है ना? इस जवाब से नील का दिल कई गुना तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो इस बारे में कुछ जानती है। तो क्या होगा आगे? और क्या वो रहस्यमयी लड़की सच में नीलिमा के तो क्या होगा आगे? और क्या वो रहस्यमयी लड़की सच में नीलिमा के